नमस्कार। पब्लिक इंडिया के संस्करण में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, गिरीश जोशी जी हमारे साथ गुजरात से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। कल अमेरिका में कल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को एक अप्रत्याशित जीत मिली। उम्मीद थी कि इलेक्शन क्लोज होगा, पर किसी न किसी वजह से वो इलेक्शन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में आया। कहा जाता है कि एलन मस्क का सपोर्ट और वहां पे जितनी भी इजराइल की बड़ी कंपनियां हैं और इजराइल हमास वॉर के चलते ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लोगों ने विश्वास जताया है कि शायद गाजा पट्टी में अब लड़ाई रुक जाएगी। दूसरा, आर्थिक समावेशी अगर चीजों को समझें तो डोनाल्ड ट्रंप ने इलीगल इमिग्रेशन और टैरिफ्स को लेकर उन्होंने कहा कि लव और फेथ के बाद अगर कोई सबसे बड़ा डिक्शनरी का वर्ड है वो टैरिफ है। उन्होंने 60% टैरिफ लगाने की चाइना को बात की। उन्होंने ये कहा कि हम चाइना पे 60% टैरिफ लगाएंगे ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस कर सके और अमेरिका की जनता ज्यादा धन कमा सके। नई दिल्ली के लिए हालांकि ट्रंप व्हाइट हाउस 2.0 का मतलब है व्यापार और माइग्रेशन पर 4 साल की कड़ी बातचीत का दौर, चीनी चुनौती का सामना करना, आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका पर बहुत स्पष्ट दृष्टि और भारत में मानवाधिकार रिकॉर्ड पर बोलने की अनिच्छा। ये डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को कि अब गुरपतवंत सिंह पन्नू का जो यूएस वाला मामला है जिसमें निखिल गुप्ता और विकास यादव नाम के 2 व्यक्ति संदिग्ध पाए गए थे, उस मामले को दबा दिया जाएगा। हालांकि साउथ ब्लॉक को उम्मीद है कि कथित साजिश पर वर्तमान अमेरिकी शासन का जोर, और इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कम से कम साउथ ब्लॉक को उम्मीद है कि प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ कथित साजिश पर वर्तमान अमेरिकी शासन का जोर कम हो जाएगा। क्या कहना है आपका ये सिख डायस्पोरा के बारे में, और जो टैरिफ बैरियर की बात की है 60% टैरिफ बैरियर लगाने की चाइनीज इंपोर्ट पर ट्रंप सरकार द्वारा? धन्यवाद राजवीर जी। पहले तो अगर ये सिख की बात करते हैं तो ये वहां पे भी इंडिया जैसी पोजीशन है कि वहां पे जितने भी सिख हैं उसमें से 80% पीपल डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू दिस। और वो जो क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन मीडिया ने इसको ओवरप्ले किया, वो तो सब समझ ही रहे हैं। और इंडियन मीडिया सिर्फ उसी को ओवरप्ले नहीं कर रहा है, जो मोदी जी का एजेंडा चलाना है उसको तो आपको कैसे भी करके चलाना है। आप नीचे कमेंट्स पढ़ रहे हैं, इंसल्ट हो रहा है आपका, आपकी पब्लिक मीटिंग्स में भी आपका इंसल्ट कर लेती है, लेकिन दे हैव डिसाइडेड। तो मैं समझता हूं उनको इतना सीरियसली लेने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ये हर चीज को वही कोशिश कर रहे हैं। अब वो बाबरी मस्जिद का भी मैटर हो, वो कटेंगे तो बटेंगे। आप देखिए उसको कितना तक वो ले गए। महाराष्ट्र में जितने भी डेवलपमेंट्स इंडिया गठबंधन के हो रहे हैं उसको नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये गेम सर पे पड़ेगी, यहाँ पे मिसकैलकुलेशन हो गया। मतलब दे हैव बिकम देमसेल्व्स द प्लीडर, देमसेल्व्स द प्रोटेस्टर, देमसेल्व्स द जजमेंट मेकर। तो आई थिंक जी लोग प्रोसिक्यूटर भी खुद बन गए हैं और जज भी खुद बन गए, फैसला भी वो फैसला भी खुद ही दे देते हैं। तो ये पोजीशन, इसको तो साइडलाइन, वो इंटरनेशनल में जो आप अपनी फजियत करवा रहे हो वो तो सबको समझ में आ रहा है, लेकिन वो इसका रिएक्शन आएगा जब यू विल नॉट बी इनटू दैट पोजीशन, तब आपकी बिल्कुल हिसाब किताब ठीक हो जाएगा। अब बाइडेन की जब बात कर रहे हैं तो वो ऑब्वियस है कि भाई जो मोदी जी के लिए अडानी जी है वही ट्रंप के लिए एलन मस्क है, तो उनको प्रमोट तो करना पड़ेगा, उनको टेस्ला को लाना है। वो अनएक्सपेक्टेडली वो नहीं समझ रहे थे कि टेस्ला के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और कोई चैलेंज कर पाएगा, लेकिन चाइना ने उसको बहुत ही स्ट्रांगली कर दिया। 75% ऑफ ईवीज टुडे आर प्रोड्यूस्ड इन चाइना एंड गिवन टू द वर्ल्ड। तो आप उसको कैसे नरेट करोगे, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होगा? और रिसेंटली अभी 2-3 दिन में आप देखिए तो मर्सिडीज जैसी ब्रांड की ईवी व्हीकल में आग लग गई है। अब ये मैसेजेस जो जा रहे हैं कि वो वनरेबल तो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंडिया में तो हम सुन ही रहे हैं उसको, तो वो एटमॉस्फेरिक डिफरेंस में क्या हो रहा है, उसकी सेफ्टी नॉर्म्स क्या होंगे, वो किसी को पता नहीं है। तो इस होड़ में वो ट्रंप जी कुछ लगा देंगे। और ट्रंप जी की सिंसियरिटी तो अभी तो उनका एसिड टेस्ट है, वो बहुत ही इजी वॉक कर गए। मैं आपको एक इंटरनल बात बता दूं कि जैसे बोल रहे हैं कि ट्रंप को इतनी मेजोरिटी कैसे आ गई, वो दैट वाज बिकॉज ऑफ द रॉन्ग डिसीजंस ऑफ बाइडेन। हमारे यहाँ पे गुजरात से जितने भी हमारे इलाके में ही कम से कम 80% एनआरआईज जो है, वो किसी का वहां पे मॉल है, किसी का वाइन शॉप है, किसी के मोटल्स है, दे आर ऑल इनटू बिजनेस। तो वो 1-1.5 साल से इस बात से नाराज थे कि बाइडेन ने ऐसा रूल निकाल दिया कि अगर मॉल या शॉपिंग आपके छोटा सेंटर भी है उसमें से $700 तक आदमी कोई चोरी करके चला जाता है तो आपने सिर्फ लिखवाना है
आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लेना है। नाउ दिस वाज एन लेजिटिमेट लूट अलाउड बाय द गवर्नमेंट। तो हम लोग 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उन्होंने बोल दिया दुकान से ही ले लो, जहां से मर्जी पड़े ले लो। तो दिस वेंट अगेंस्ट देम। इलीगल इमिग्रेंट्स जो थे, वो आपको समझ में आ रहा है कि भाई उसकी ग्रे मार्केट में आपने 80 लाख रुपए दिए, 1 करोड़ दिए, 1.5 करोड़ दे के लोग गए हैं वहां पे, क्योंकि आपके पेपर के नॉर्म्स जो बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो वो वहां पे चले गए। लेकिन वो रिसोर्सिस को जो खा रहे थे, क्योंकि यहाँ तो नहीं है म्यूनिसिपैलिटी में कुछ काम नहीं हुआ तो हम मोर्चा लेके चले जाए और फिर सुनवाई होती है, दे इमीडिएटली फाइल द केस अगेंस्ट, वहां पे लॉ ऑफ टॉर्ट्स चलता है। तो वो अगर केस कबाड़े के बचने से, तो इंडियन पब्लिक भी नाराज थी कि वो रिसोर्सिस में ये लोग इलीगल इमिग्रेंट्स खा रहे थे, क्योंकि उनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था। तो ये नाराजगी इंडियंस में भी थी, वहां पे जो लीगली गए उनमें भी थी। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये इकोनॉमिकल एस्पेक्ट आप देखोगे, 2,70,00,000 बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे अभी, 37% से वो हर साल ग्रो हो रहा है। 50,000 से 1 लाख रुपया बच्चा सिर्फ 1 साल का वहां पे वो फीस दे रहा है। $10 मिलियन का बिजनेस है वो। तो आप उसको भी तो निग्लेक्ट नहीं कर पाओगे। आप अगर कहीं पर भी कुछ स्ट्रिक्ट करोगे तो उसका रिएक्शन आएगा। और अभी वो अमेरिका वो पोजीशन में नहीं रहा है, क्योंकि अभी अगर बिजनेस, आप देखिए एक एग्जांपल चाइना का ले लीजिए कि आउट ऑफ द ब्लू एक दिन इटली या फ्रांस ने बोल दिया कि भाई हम आपकी ईवी व्हीकल्स पे हम 60%, 200% ड्यूटी लगा रहे हैं। 24 घंटे में चाइना ने 95% जो परफ्यूम्स और ब्रांडी वगैरह इंपोर्ट करता था उसने बैन कर दिया। 48 आवर्स में उसका रिएक्शन आया कि दैट डिप्लोमेटेड टू गो एंड से कि चलो नहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो अब वो पोजीशन नहीं रहा है। अमेरिका है तो मुमकिन है वो वाला एपिसोड अब खत्म हो चला है। आपको बड़ा रिस्क आ रहा है डॉलर डोमिनेशन का भी, आपको उसको भी टैकल करना है। और जो ये अपने आप को बोल रहा था कि आई वांट पीस इन द वर्ल्ड, तो अभी उसको देखना पड़ेगा कि रशिया के सैंक्शंस हटा रहा है। हमने उसकी हिस्ट्री देखी है, तो लास्ट जब प्रेसिडेंट थे तो इन्होंने मेक्सिको के सेपरेशन के लिए वॉल बनाई थी, विच वॉज अ वेरी कॉस्टली अफेयर, और बाद में बोल दिया कि उसका खर्चा तो मेक्सिको देगा। अब दीवार तुम बना रहे हो, मेक्सिको क्यों देगा? वहां पे हल्ला गुला हुआ तो एपिसोड ठंडे बक्से में चला गया। उसके बाद एक आप देखिए, उन्होंने जैसे चाइना पे अभी आप जो टैरिफ की बात कर रहे हो 60% चाइना पे लगाने की, ये एक्सपेरिमेंट आप लास्ट एपिसोड में कर चुके हो। वॉलमार्ट ने आपका बिल्कुल विरोध कर दिया था, क्योंकि वॉलमार्ट का 50% बिजनेस ही खत्म हो गया, ही वाज गेटिंग इट फ्रॉम चाइना, तो आपने वो भी कैंसिल करना पड़ा। तो अभी पब्लिक डोमेन में आके मैंने जो बोला है प्रोमिसेस, वो मैं कर दूंगा, सब अच्छा हो जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे, तो ये दिस इज नाउ कंटिन्यूइंग। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इनके पास ये है कि अभी क्वाड की भी मीटिंग है 25 में। आप देखिए बहुत स्मार्टली इसने एक काम कर दिया। क्वाड की मीटिंग 2025 में होनी थी, जो यूएसए में उसने खाली मिनिस्ट्रियल मीटिंग रखी। 25 का क्वाड का हेड ऑफ द मीटिंग इंडिया के गले में डाल दिया है। अब विद इन दैट पीरियड इंडिया विल हैव टू डिसाइड दिस पॉलिसी वेरी फास्ट। आप देखिए 2 दिन पहले रशिया से हम लोगों ने, अब डिफेंस जो हमने पहले डील नहीं करी थी कि हम लोग ज्वाइंट एक्सरसाइज करेंगे, वो रशिया के साथ हमने कर लिया। इज दिस अ मैसेज टू यूएसए कि भाई आपके ज्यादा डोमिनेंस नहीं चलेगा। बांग्लादेश में अगर तुमने बोला कि मैं सब जगह डेमोक्रेसी लगाऊंगा, तो बांग्लादेश में आपको एक्शन लेना पड़ेगा। उसका एक रीजन है कि ये जिद्दी आदमी है, और मोहम्मद यूनिस वाज द फर्स्ट मैन टू टेल कि ये तो सोलर इक्लिप्स जैसा आदमी है ट्रंप, तो वो कब काला हो जाएगा कब सफेद हो जाएगा। तो आई थिंक दैट विल आल्सो हैव अ रिएक्शन। तो आप डेमोक्रेसी के लिए वहां पे प्रेशराइज करोगे। और जहां तक सवाल आ रहा है कि आर्म्स की सप्लाई की बात हो रही है, इसने बोल दिया कि भाई मैं नेटो को, मैं किसी के झगड़े में पड़ के मैं अपना खर्चा क्यों करूं, दिस इज हिज थियरी। तो अगर नेटो को आर्म सप्लाई नहीं हो रहा है तो यूक्रेन इज अंडर प्रेशर। तो यहां पर भी पोजीशन क्लियर हो रही है, नेटो अपने खर्चे पे दे नहीं पाएगा। नेटो की फाइनेंशियल, यूरोपियन यूनियन की पोजीशन वैसे भी फाइनेंशियली बुरी है, तो कितनी जगह पे वो हैंडल करेगा। तो वो जो एक नैरेटिव माना जाता था कि भाई द बॉस ऑफ द वर्ल्ड, जो अमेरिका बोलेगा डॉलर डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। ज्यादातर ब्रिक्स कंट्रीज ने अभी कुछ ही दिन पहले डील कर लिया कि दे आर गोइंग इनटू बार्टर बिफोर दे डिसाइड ऑन द कॉमन करेंसी, जो इंडिया और ईरान करते आए हैं। तो अगर एवरीबडी एंटर्स इनटू बार्टर, तो आपका डॉलर डोमिनेंस तो अभी खत्म होता चला जा रहा है। तो नाउ इट इज वर्केबल, इट इज हैपनिंग। लॉजिस्टिकल पोजीशन ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिकल पोजीशन एंड द पोजीशन टू डिसाइड। आपको एक अपने प्रेक्षकों को अच्छा न्यूज बता दें कि वर्ल्ड में यूरियम का ऑल्टरनेट थोरियम है। थोरियम रिएक्टर किसी को नहीं बन पाता था। हैट्स ऑफ टू इंडिया कि उसने पहला कलबकम केरला में, क्योंकि थोरियम 25% ऑफ द वर्ल्ड इंडिया के पास है, उन्होंने फर्स्ट रिएक्टर 40 मेगावाट के लिए उन्होंने प्रोटोटाइप बना के वो शुरुआत कर दी। और थोरियम इज मच बेटर देन यूरेनियम, उस पर सैंक्शन नहीं लग सकते हैं, क्योंकि आप थोरियम से बॉम्ब नहीं बना सकते हो।
तो ये जो डेवलपमेंट्स है, अब ये इट इज वेरी सॉरी स्टेट कि हमारे मीडिया को ये हाईलाइट करना चाहिए कि हम लोग कहां पहुंच रहे हैं, व्हाट आर वी रियली डूइंग। तो ये जो सैंक्शंस यूरेनियम वाला जो कार्ड था वो भी यूएसए का आप डिफंक कर रहे हैं इंडिया। चाइना के साथ जो हमारे टाइप्स हो रहे हैं उसमें अभी वो डिस्प्यूट्स कहीं पर भी नहीं चल रहा है। सम एक्सपर्ट्स वी वर टॉकिंग कि भाई चाइना, इंडिया ने फोर्सफुली उनके लोकेशंस को ऑब्जेक्ट ज्यादा क्यों नहीं करा है। तो उसने बोला था कि बांग्लादेश धीरे धीरे कॉलोनी बनता चला जा रहा है अमेरिका की, क्योंकि वो वहां से निकल चुका है अफगानिस्तान से, वियतनाम वगैरह ब्लॉक में उनको रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है, वहां पे पीछे ताइवान बैठा है। तो दे वर ट्राइंग टू पुट अप ए सेंटर्स व्हिच इज विद इन द रेंज ऑफ देयर एयरफोर्स टू गो एंड बम्बार्ड, अगर वो आके श्रीलंका में कुछ पार्किंग करते। सेंट मार्टिन वो आइलैंड का सबको इतिहास पता है कैसे वो वर्कआउट कर रहे थे। तो थिंग्स आर हैपनिंग, लेकिन अभी मैं नहीं समझता हूं कि जैसे इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स उन्होंने डिसएंगेजमेंट का एग्रीमेंट कर लिया। तो थिंकिंग ऑफ चाइना, रशिया एंड पर्टिकुलरली ब्रिक्स इज दैट लेट अस ऑल ग्रो टुगेदर, जो अमेरिका का नहीं है। तो अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सबलाइन होके ट्रंप जी भी इसी लाइन पे चल रहे हैं कि लेट अस डू बिजनेस टुगेदर, क्योंकि आपकी समझ में आ रहा था। अभी उसने बोला फर्स्ट अमेरिका, वो वही कोड ला रहा है। तो अभी वो टैरिफ 20% इसलिए लगाएंगे कि कनाडा वगैरह से भी इन्वेस्टमेंट यहाँ आने लगे। और सबसे बड़ा टेस्ट यही होगा कि चाइनीज सैंक्शन लगाने के बाद आपकी मेजर कंपनीज 8 जो चाइना में वर्क कर रही थी, दे हैव शिफ्टेड आउट ऑफ दैट बट दे डिड नॉट कम टू इंडिया। अब वो बाइडेन के रेजिम में था, विल ट्रम्प आस्क देम टू कम। एलजीज है, एप्पल है, सारे दे हैव गॉन टू वियतनाम, दे हैव गॉन टू मलेशिया, दे हैव गॉन टू इंडोनेशिया। तो अभी टाइट रोप तो टेस्ट फायर जो एग्जाम देनी है वो ट्रंप जी को देनी है, वर्ल्ड को नहीं देनी है। वर्ल्ड हैज डिसाइडेड इट्स नो। जी बिल्कुल ठीक है। आपने जो टैरिफ की बात की एक जुमला साबित होगा, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इतने हो जाएंगे कि चाइना पे अगर 60% आप टैरिफ लगाते हैं तो उससे जनता को कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा आप एक और आर्थिक लड़ाई अपने लिए खड़ी कर लेंगे। और दूसरी तरफ बांग्लादेश की जो आपने बात की, हमारे सरकार घुसपैठियों की बात करती है। सबसे बड़ा घुसपैठिया तो हमारे दिल्ली में बैठा हुआ है, जिसको एरोप्लेन के द्वारा अगरतला से लेके आया गया, उस पर सरकार ये कोई बात नहीं करती है। मैं वापस अमेरिका पॉलिटिक्स पे जाता हूं। जॉर्ज बुश ने ऐतिहासिक भारत अमेरिका परमाणु समझौते के साथ दरवाजे खोले थे, जो वस्तुतः निदेश जी तो आपकी इंडस्ट्रियल जो बैन लगे थे उसमें व्यवस्था के अंत की शुरुआत की थी। बैरक ओबामा ने पहली बार प्रॉमिस किया था कि यूएन में सुरक्षा परिषद की सीट जो है वो इंडिया को कंफर्म होने के लिए, स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए। शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन के बारे में ट्रंप के नजरिए ने भारत और अमेरिका को पहले से कहीं ज्यादा करीब ला दिया था। इसने एक समझिए कि क्वाड में जो 2017 में जो प्रयास किए गए थे पोटस के समय, क्वाड का पुनर्धार हुआ था, जिसमें बाइडेन ने 2020 में नेताओं को बुलाकर मीटिंग करी। चीन भारत अमेरिकन संबंधों के रणनीतिक गोंद जो बनी है उसमें अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा है मिलिट्री एक्शन। वो चाहता है, आपको याद होगा इंडिया अमेरिका नेवल एक्सरसाइज भी 2018 में हुई थी अंडमान में। एक तरीके से नेवल एक्सरसाइज करने के बाद महाद्वीप में ये सोचा जा रहा था कि इंडिया यूएस डिफेंस जो है, नेवी और एयरफोर्स और आर्मी तीनों मिलकर जो लेह लद्दाख में डेप्चोंग से लेकर लद्दाख अरुणाचल में जो गांव बसे हैं चाइना के, जिसकी सैटेलाइट इमेजेस भी यूएस ने मुहैया कराई थी अपने द्वारा, कि अब इस पे हम लोग मुहिम तेज करेंगे। पर कहीं ना कहीं भारत इस अपॉर्चुनिटी को चूक गया और बाइडेन सरकार से कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन नहीं हुई जिसमें हम चीन को लाल आंख दिखाकर पीछे कर सकें। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या अब डोनाल्ड ट्रंप के आने से, क्योंकि एंटी चाइना पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, क्या भारत और चीन के संबंधों में फिर से दूरियां बनेंगी, जिस तरीके से अभी पीछे आपने कहा कि उनका आपस में एग्रीमेंट हुआ है? और क्या जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हमारी चाइना के पास चली गई है, अरुणाचल में जो गांव बस गए हैं, क्या अमेरिका की मदद से भारत उस पर वापस कब्जा पा सकता है? गिरीश जोशी जी। नहीं सर, अभी की प्रेजेंट सिचुएशन में तो ये है कि सारे वर्ल्ड को डॉलर के डोमिनेशन के क्लच में से बाहर निकलना है, सीधी सी बात है। हम आज 1 रुपये का 80 रुपया दे रहे हैं, दैट इज ओनली बिकॉज यूएसए डिसाइड्स कि हमको कितने में परचेज करना है। उसके बाद आप हमारी यूरेनियम पॉलिसी पे भी आप काम करोगे, एटॉमिक एनर्जी पे भी आप डिसाइड करोगे, हमारी बैंक्स फाइनेंस कितना किसको करेंगे किसको नहीं करेंगे। अब तो आई थिंक वो क्लच में से बाहर आने के लिए दिक्कत क्या हो रही है कि पहले चाइना और रशिया को हम सेपरेट डील कर रहे थे, नाउ यू आर डीलिंग विद ईरान, चाइना एंड रशिया टुगेदर। उनका इंटरेस्ट इतना सारा एमालगमेट हुआ है कि अगर कोई भी किसी को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो देयर विल बी अ प्लेस ऑफ सेटलमेंट। तो चाइना की जगह की जो हम बात कर रहे हैं, तो अगर न्यूट्रल इलाके देखें तो आपको अगर हिस्ट्री में पता हो तो
अमेरिका की सबसे गंदी चाल चली थी 1947 में, देन व्हेन दे वांटेड सिक्किम, और चाइना को ये लॉलीपॉप दे दी गया कि सिक्किम को अगर हम सेपरेट कंट्री डिक्लेयर कर देते हैं तो आप पूरा इंडिया का ईस्ट और ये नॉर्थ डिवाइड कर पाओगे। बट थैंक्स टू द रॉ, उस टाइम पे जो हमारे स्टालवर्ड्स थे, उसमें लकीली एक हमारे 007 उस टाइम पे बहुत बड़े एक्टिव थे, डोभाल साहब ने वहां पे ग्राउंड पे कुछ काम करा था और पब्लिक वेंट अगेंस्ट द किंग, और किंग ने इलेक्शन करा तो उसको वोट ही नहीं मिले, और अल्टीमेटली पब्लिक डिसाइडेड कि वी आर गोइंग टू स्टे विथ इंडिया, और आज वो सिक्किम की वजह से हम लोग पूरे इंडिया में सेफ हैं। तो अमेरिकन पॉलिसीज पे ज्यादा आप बिलीव करने जाओगे तो वो मैं समझता हूं अभी इट्स फुलिशनेस। चाइना आपको नुकसान कब कर रहा था? जब जब आपने अमेरिका की तरफ टिल्ट होने की कोशिश करी, तो जैसे वो मास्टर होता है आपके कान पकड़ लेता है, तो वो कान पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इकोनॉमिकली आज भी देखिए, फार्मास्यूटिकल्स पे हम लोग 85% डिपेंडेंट हैं, हम उनसे सामान ले रहे हैं, हम उनको, तो उन्होंने बिजनेस में हमको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करा है। पेमेंट्स में अगर हम किसी को लेके जा रहे हैं वो उसको फायदा पहुंचा रहा है तो दैट इज हैपनिंग, और उसका ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो कभी भी नहीं होता कि भाई आपके सिंगापुर से जो स्मगलर्स पकड़े गए थे, जो हीरा चोरी करके वहां से लेके जा रहे थे सिंगापुर से, एज ए चीफ मिनिस्टर मिस्टर मोदी जाते हैं और उन्होंने इतनी इज्जत करी थी कि उन्होंने छोड़ दिया। तो ये बायलैटरल तो चलता रहेगा, और डिफेंस के एग्रीमेंट में तो अभी आपने रशिया से वो एग्रीमेंट जो अब तक नहीं करी थी वो आपने कर ली है। दैट मीन्स कि नाउ जितना वेटेज अमेरिका की ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज को मिलेगा उतना ही वेटेज रशिया को भी मिलेगा, क्योंकि आप भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हो। और वो मालदीव्स इज द रिसेंट एग्जांपल। मालदीव्स में जैसे ही हम लोग गए, अमेरिका को थोड़ा सा थ्रेट लगा तो रेजिम चेंज करके उन्होंने गो आउट इंडिया का मुहिम चला लिया, और ये उसमें होशियार है, ये लोग किसी को भी डिस्टर्बेंस कर सकते हैं। तो नाउ लेट अस सी व्हाट आर दे डूइंग फॉर श्रीलंका, अपना वेस्ट बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में वो डेमोक्रेसी का बड़ा सुपर मास्टर बनता है तो लेट हिम एस्टैब्लिश। और उसको अगर वो पर्सनल ग्रज रखने वाला आदमी है तो मोहम्मद यूनिस वाज द फर्स्ट मैन जिसने बोला था कि ये तो ग्रहण है, इज ए सोलर इक्लिप्स, ट्रम्प इज ए सोलर इक्लिप्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अब वो देखो आपकी रेजिम कैसे चेंज हो रही है, वहां पे क्या पोजीशन खड़ी हो रही है। तो आई डोंट थिंक वी आर ऑन द वर्ज ऑफ नॉट जॉइंटली गेटिंग इनटू द थिंग्स। डॉलर डोमिनेशन खत्म होने से ही दुनिया में शांति होगी, ये भी हकीकत है। अब जब वॉर की सिचुएशन आ रही है तो लेट द पीपल नो कि यूक्रेन की और रशिया की जो वॉर है वो बेसिकली कोई एरिया या जगह की वॉर है नहीं। बाइडन का लड़का हंटर बाइडन पूरी गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ वहां जाता है, वो यूक्रेन के जो ऑयल फील्ड्स थे वो लेना चाहता है, जिसको 1-1.5 साल से रशिया वार्न करता था कि डोंट गेट इनटू दिस गेम्स। वो वहां जाता है, बाकायदा रेजिम चेंज करता है, वहां पे गवर्नर अपना बिठाता है और वही बाइज ऑल दैट एरिया। वहां से ये शुरुआत होती है कि तुमने रशिया यूक्रेन को एक ही बात बोलता था कि भाई तुम न्यूट्रल रहो, तुम नेटो की तरफ मत जाना, तुम बीच में रहो, हम तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 75% पीपल ऑलरेडी रशियंस वेर इन यूक्रेन जो पहले ही चले गए। तो बम्बार्डिंग आप क्या कर रहे हो? 1.5-2 साल से बम्बार्डिंग कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि दैट वाज अ सेट गेम। लेकिन दिखाई कि भाई रशिया विड्रॉ करेगा या अमेरिका विड्रॉ करेगा। सो नाउ व्हेन बाइडन इज गॉन और उनका वो ऑयल फील्ड वाला जो खत्म हो गया इंटरेस्ट, तो विल ट्रम्प ना भी पे नेगेटिव रोल। बोलेगा कि भाई काम करो, स्टेटस को रख दो, जितना आपके ऑयल फील्ड वाला एरिया आपने ले लिया वो यूक्रेन उसमें से माइनस कर ले, क्योंकि यूक्रेन को अगर नेटो हेल्प नहीं करेगा तो वो निगोशिएटिंग कैपेसिटी में अभी नहीं है। यूक्रेन भी अपनी पोजीशन जानता है। सेम इज विद इजराइल। लेकिन इजराइल में ये है कि अगर कांग्रेस और सेनेट और लोअर हाउस दोनों में अभी मेजोरिटी इसके पास है, लेकिन जो जूस लॉबी है दैट विल डेफिनेटली प्रेशराइज कि भाई उस पे आप अप्रोच थोड़ा अलग रखिए। तो नाउ इट इज डोनाल्ड ट्रम्प टू डिसाइड कि उसका क्या करेगा। लेकिन अल्टीमेटली वॉर में ये होगा कि वो यही पोजीशन जो इंडिया की है वो ईरान की है। आज से 20 साल पहले जो ईरान था वो अभी नहीं है। नाउ इट इज बैक्ड बाय रशिया, इट इज बैक्ड बाय चाइना। So USA will now have to decide whether वो really पीछे हटके थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करता है या अभी भी वो डॉलर डोमिनेंस के नशे में है। That will decide the future of America in the near future. जी, मेरा आखिरी में आपसे सवाल ये रहेगा कि बहुत से रिपब्लिकन इस बात से चिंतित हैं कि क्वाड अब एक ऐसा संगठन बन गया है जो गैर सैन्य मतलब एंटी जो मिलिट्री एजेंडे को फैला रहा है, और वहां पर जो मिलिट्री कंट्रोल वाली बात जो मैंने आपसे कही कि सैन्य संतुलन बनाने के लिए ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है। क्वाड पर अमेरिका की इस असहजता से भारतीय नीति का एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि क्वाड में भारत जो है चाइना को जब कॉर्नर करने की बात जो बाइडेन करते थे और डोनाल्ड ट्रंप का भी उसको क्वाड, क्योंकि क्वाड उन्होंने ही बनाया था। और ट्रंप के शासन में एक बात तो क्लियर है, देयर आर नो फ्री लंचेस इन अमेरिका, जैसे कि ट्रंप शासन ने कहा है। तो क्वाड में अगर भारत उनके मन मुताबिक
अमेरिका के साथ एलाई होकर काम नहीं करेगा तो इजराइल जिस तरीके से अदानी के थ्रू वेपन सप्लाई कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट को, पेगासस सॉफ्टवेयर के द्वारा आपने देखा, स्नूप गेट अभी तक चल रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट भी चुप है। तो ये जितने चीजें हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए, जो टेक्नोलॉजी और वेपन्स और ये स्पाइंग सॉफ्टवेयर जो इंडियन गवर्नमेंट को दिए जा रहे हैं, अगर क्वाड में इंडिया चाइना को टारगेट नहीं करेगा अमेरिका के साथ, तो इंडियन पॉलिसीज में भी, इंडियन साउथ ब्लॉक में भी दिक्कत आ सकती है। हालांकि साउथ ब्लॉक में जो बैठे फॉरेन सर्विस के लोग हैं वो तो ये मानते हैं कि हम तो अमेरिका का पूरा साथ दे रहे हैं, अमेरिका ही हमारा साथ नहीं दे रहा था। शायद डोनाल्ड ट्रंप के आने से अब साउथ ब्लॉक के फॉरेन सर्विस के लोग और हमारे जो अधिकारी हैं वो ठंडी सांसें भर रहे हैं। आखिर में क्या कहना है आपका, साउथ ब्लॉक और ट्रंप का रिश्ता? और दूसरी बात, क्वाड में मिलिट्री एक्शन में इंडिया का कोई अभी सामने ना आना। सर, 2 मैसेजेस इंडिया ने क्वाड के पहले दे दिए हैं। नवंबर 18 और 19 को ब्राजील में G20 की मीटिंग है, जो क्वाड को कवर करने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है। ब्राजील इज कॉलिंग दैट, विच इज द लीडर ऑफ ब्रिक्स। तो वहां पर जब ये लोग भी जाएंगे, जापान इज ऑल्सो गोइंग देयर, तो वहां पे जो टेबल पे पोजीशन होगी, वहां से तो सब अपनी इंटेंशंस क्लियर कर ही देंगे। और वही मैं बता रहा हूँ कि इंडिया वो पोजीशन में नहीं है कि अमेरिका सैंक्शन लगा देगा। आप देखिए, बहुत ही एक अच्छा न्यूज है, इट इज, जो मैंने आपको बताया कि सॉरी कि हमारे मीडिया उसको हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, कि केरला के कल्पकम में हम लोगों ने यूरियम का जो अल्टरनेट था, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड हम लोगों ने थोरियम का रिएक्टर फॉर 40 मेगावाट का प्रोटोटाइप चालू कर लिया है। और वी आर होल्डिंग 25% ऑफ थोरियम ऑफ द वर्ल्ड, केरला, आंध्र प्रदेश, बांग्लादेश, सॉरी वेस्ट बंगाल। तो ये, इसमें अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, अब इनडायरेक्ट स्टोरी ये भी है कि इसका टेक्निक सिर्फ चाइना के पास था, वेदर रियली चाइना डिड हेल्प अस टू डेवलप दैट, और वो हमने करा है। और थोरियम का एडवांटेज है कि उस पर कोई सैंक्शन नहीं लग सकते हैं, क्योंकि यूरेनियम में से बॉम्ब बन सकता है, थोरियम में से नहीं बनता है। सो इफ वी आर गोइंग टू दैट सेफ एस्पेक्ट और वी कन्वर्ट टू दैट, तो आपके जो पूरे वो कोल ने, एनवायरमेंट स्पॉइलिंग ने, ये जो अमेरिका उसमें वो हवलदार बन के बैठा हुआ था, वो सारे कॉन्सेप्ट फेल हो जाते हैं। तो दिस टाइम आई थिंक नेटो मीटिंग देयर विल बी बिग एडवांटेज, जो आपकी G20 की हो रही है उसके पहले। तो क्वाड मेरे ख्याल से बाद में होगा, दैट इज फर्स्ट अमेरिका मिनिस्ट्रियल मीटिंग, देन हेड्स ऑफ द मीटिंग। वो डेलिबरेटली उन्होंने इंडिया में शिफ्ट कर दिए, लेकिन बीच में जो टाइमिंग्स हैं उसके पहले शायद ब्रिक्स की भी एक और एक मीटिंग हो जाएगी। तो थिंग्स आर लिटरली गेटिंग क्लियर। और अभी अमेरिका का रवैया 1 महीने में क्लियर होगा। अगर वो और सैंक्शन, एक सबसे बड़ी गलती आपने रशिया पे सैंक्शन लगा के ये कर दी कि उन्होंने यूनाइट कर दिया ईरान, चाइना, सबको। तो अभी वेदर आर यू गोइंग टू गो बैक ऑन दैट? आप अपनी स्ट्रेटेजी अगर डॉलर डोमिनेंस की रखना चाहोगे, देन यू आर इनटू ट्रबल। क्योंकि आप देखिए, बार्टर सिस्टम शुरू हो जाएगा, और ऐसा नहीं है, वी वर द फर्स्ट पीपल टू स्टार्ट बार्टर। ईरान को हम लोग गेहूं देकर ऑयल ले रहे थे, उसमें हमको कोई दिक्कत ही नहीं पड़ी। इफ एवरीबडी कम्स टू दैट एस्पेक्ट, तो डॉलर डोमिनेशन आपका वैसे ही खत्म हो रहा है। और स्विफ्ट की जो आप पोजीशन कर रहे थे, तो दे हैव ऑलरेडी मेड देयर ओन अरेंजमेंट, जिसमें लास्ट 1 महीने में स्विफ्ट के जो ट्रांजैक्शन है, दे हैव गॉन डाउन में 49%। दिस इज अ बिग मैसेज फॉर द स्विफ्ट। तो ऐसा नहीं है, नाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग, फास्ट चेंजिंग। तो आपको भी अपने प्रेफरेंसेस को चेंज करना पड़ेगा, और यू हैव टू डिसाइड कि भाई किस तरफ रहना है, किस तरफ नहीं रहना। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टैरिफ्स और सैंक्शन लगाने से कोई भी भला नहीं हो सकता, उसमें ऑल्टरनेट रूट्स हो जाते हैं, और फिर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और अविश्वास देशों में बढ़ जाता है। अविश्वास हटाने के लिए ये टैरिफ्स का जो नया शगुफा डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ा है, कहीं ये बाकी देशों पर भारी ना पड़े। अभी यूक्रेन की वॉर जो है, वो यूक्रेन में, क्योंकि अब वेपन सप्लाई का मामला है नाटो का, नाटो को अगर यूएस सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रशिया यूक्रेन वॉर वैसे ही युद्ध रुक जाएगा। ये अच्छा संकेत है। और हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि इजराइल और गाजा पट्टी में भी जो वॉर है वो भी रुक जाए, क्योंकि वॉर जो है किसी का भला नहीं करती। बैठकर मामले का हल खोजा जाना चाहिए था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ही जेरूसलम में अमेरिका की एम्बेसी बनाकर इजराइल को वहां पर वो दिया था, लेजिटिमेसी दी थी। अब वो उसको कैसे डील करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। गिरीश जोशी जी, आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय, थैंक यू।